हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी पुस्तक है और उसी का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। अध्याय नंबर 1 है आपका क्या, कब, कहां और कैसे। देखिए, ये कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ शब्द है। क्या, कब, कहां और कैसे, तो इनके क्या मायने हैं हमारे इस पुस्तक के माध्यम से हमारे चैप्टर में एक एक करके हम सबका जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं आपको, अतीत का मतलब होता है हमारा पास्ट, बीता हुआ समय। तो जो समय हमारा बीत गया है हम उसके विषय में पढ़ेंगे। आप इस क्लास को 6 में भी पढ़ेंगे, 7 में भी पढ़ेंगे, 8 में भी पढ़ेंगे। जिस तरह से आपकी कक्षा बढ़ती चली जाएगी उस तरह से ही आपका जो लेवल है वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हम जैसे शुरू करते हैं, जब भी हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ हम लोग रिलेट करके अपने चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि हम उसे व्यवहारिक रूप में समझने में आसानी रहे। इसलिए जब भी आप चैप्टर देखेंगे सबसे पहले एक स्टोरी आपको मिलेगी और वो स्टोरी हमें समझाने में हेल्प करेगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसी का जो पहला चैप्टर है, पहली स्टोरी है, हम लोग उसको शुरू करते हैं। कह रहे एक लड़की या रसीदा के सवाल से क्या होता है, ये आपका शुरू होता है। रसीदा बच्ची है, सेम आपकी तरह ही जो आपको क्लास में पढ़ती है, और वो क्या कर रही है, उसका एक सवाल है मस्तिष्क में और उसी सवाल के साथ ये चैप्टर शुरू हो रहा है। जैसे रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अब आप लोग भी पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात है, वो भी पढ़ रही थी। अब अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी, सुर्खी का मतलब होता है हेडलाइन पर पड़ती है, जो मुख्य लाइन होती है अखबार में। जब भी आप पढ़ना देखते होंगे अखबार का, तो उसमें लाइन होती है जो बहुत डार्क रूप में लिखी होती है, बड़े बड़े में, उसको बोलते हैं सुर्खी। तो सुर्खी पर पड़ती है 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले वर्षों में क्या हुआ था। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि अगर हमको जैसे कोई चीज मान लीजिए पढ़ी है कि ये चीज 100 साल पहले की थी, 1000 साल पहले की है, 500 साल पहले की है, तो आप बच्चे हैं और आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आना बहुत आपका स्वाभाविक है कि हमें कैसे पता लगेगा ये चीज 100 साल पुरानी है। तो ये सारी जानकारियां, ये सारी माध्यम हमको कैसे पता लगा। तो इसी के साथ हमारा जो आपका चैप्टर है आपका शुरू हो रहा है। आपका रसीदा का जो आपका सवाल है उसी के सवाल के साथ, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमको कैसे पता लगता है कि 100 साल पहले क्या चीजें हुई है। क्लियर है? तो अभी सभी बच्चे पूरा ध्यान रखेंगे, अपना पूरा फोकस बनाए रखेंगे लेक्चर पर। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कि क्या है इसमें, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, आपका टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। और साथ ही में यह भी जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति, मतलब सारी चीजें याद हो। क्लियर है? लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कल क्या घटना हुई देश में, तो आप कहीं भी न्यूज के पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी, टेलीविजन, अखबार इत्यादि से जानकारी इकट्ठा करके मेरे को बता सकते हैं कि सर कल की मेन हेडलाइन ये थी, नेशनल लेवल पर ये न्यूज रही, इंटरनेशनल लेवल पर ये न्यूज रही, इस राज्य की ये खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इस तरह की कुछ घटना घटी, ये व्यापारिक घटना थी, ये कुछ आपका शेयर मार्केट का था। इस तरह से आप मुझे प्रोवाइड करा दोगे। मैं पूछूं अगर कि आज से 1 साल पहले क्या हुआ था, तो उसके लिए कोई आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे वाकई में पिछले साल की चीजें याद हों, वो आपका बता पाए कि पिछले साल का ये मुद्दा सबसे हॉट मुद्दा रहा था। हॉट मुद्दे का मतलब है गर्म, जिसपे बहुत ज्यादा बात का डिस्कशन हुआ। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आज से 500 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, तो ये बताना बड़ा अपने आप में कठिन और बड़ा आपका दुर्लभ प्रश्न है। इसको जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको कैसे सीखते हैं, कैसे पता लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी इच्छा से खड़ा होकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो आप लोग बच्चों पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे पहली जानकारी हमें मिला है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत मतलब पास्ट, बीता हुआ समय, उसके विषय में हम क्या जान सकते हैं। आइए, क्या क्या ऐसी जानकारी हैं जिनको हम लोग वापस इकट्ठा कर सकते हैं, और जो हमारे आपका इतिहासकार हैं, जो पुरातात्विकविद हैं, उन्होंने किस प्रकार से जानकारी इकट्ठा की है, जिनके माध्यम से आज हम ये सारी चीजें आपका बहुत सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आपका पढ़ते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं।
तो पहला प्रश्न तो यही हो गया हमारे दिमाग में कि अतीत में अगर कुछ भी जानना हो तो हम उसके विषय में जान सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि पास्ट का हमें कुछ नहीं पता, तो हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे बताइए, इससे बड़ी बात होगी अगर कोई भी आपको ये बता दे कि आप पुराने समय में क्या खाते थे, ठीक, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। और हम आखेटकों, यानी कि जो आखेटक होते हैं उनको बोलते हैं शिकारी, पशुपाल को जो लोग जानवर पालते हैं, कृषक जो किसी करते हैं, शासक जो जिस राजा वगैरह हो गए इनको शासक कहेंगे, व्यापारी जो आपका ट्रेड करते हैं, वस्तुओं को लेते बेचते हैं, पुरोहित जो आपका धार्मिक कार्य करते हैं, शिल्पकार जो आपकी मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, आपके कलाकार भी इन्हीं का हिस्सा है, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी कि समाज का हर एक पहलू को हम लोग, कि आज से प्राचीन समय में क्या हुआ था, इसके विषय में पूरी जानकारी हम लोग जुटा सकते हैं, पूरी जानकारी हम लोग देख सकते हैं, पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए कि हम किस तरह की जानकारी और किस किस फील्ड से, किस किस सेक्टर से हम लोग देख सकते हैं, किस किस जगह से आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज है अभी जो हमने पढ़ी है फिलहाल आपको समझ नहीं आई है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं बच्चों? चलिए तो हम ध्यान देते हैं कि किस कहां का आगे जानकारी हमको पूरी मिल सकती है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते होंगे। यानी कि देखिए ये जानकारी तो है ही, साथ में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन से खेल खेलते होंगे, इसके विषय की भी हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन सी गीत गाते थे, यानी कि वो खेल में कौन सा नाटक खेल रहे हैं, किस तरह के गीत गा रहे हैं, इन चीजों की जानकारी भी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। अब बताइए कि आज से 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, एक पहली सदी दूसरी सदी में क्या हुआ। अगर इस तरह की आपको जानकारी मिलती है तो क्या बताइए ये कोई एक रोचक बात नहीं है? बताइए, रोचक है ना बच्चों। जहां अभी रसीदा के मस्तिष्क में प्रश्न हुआ था कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ये भी बता सकते हैं कि लोग खाना क्या खाते थे, लोग किस तरह के अपने कपड़े पहनते थे, किस तरह के खेल खेलते थे, क्या उनकी व्यापारिक आपका गतिविधियां थी। इन सभी की जानकारी हम लोग पुख्ता तरीकों से जान सकते हैं, पुख्ता तरीके से हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए और हम इसकी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पहला क्रम ये देखते हैं कि आखिर में लोग रहते कहाँ थे। सबसे पहले मानव जीवन का जो आपका बसेरा हुआ है, इसके विषय में कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य हमको मिलते हैं, उनको हम मानचित्र सहित, उनकी लोकेशन सहित हम लोग एक एक करके आपका गौर करेंगे। जैसे पहला हमारे सामने बन जाता है कि लोग कहाँ रहते थे। देख लीजिए, तो सबसे पहले मानचित्र 1 प्रश्न नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो पहले कौन सी रिवर देखनी है? नर्मदा रिवर। आइए सबसे पहले हम नर्मदा की तरफ आगे बढ़ चलते हैं और नर्मदा को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब बताइए कितने बच्चों को आपका नर्मदा नदी इसमें मिल गई है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं मैप, अगर जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है। चलिए तो बच्चे सभी ढूंढना शुरू कर दें कहां पर है नर्मदा। आप अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार। देख लिया? देखिए नर्मदा नदी आपको यहां मिलेगी, ये है आपकी नर्मदा नदी। मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से जान पाए। मिल गई नर्मदा नदी, ठीक है।
अब नर्मदा नदी के पास में एक पर्वत है, विंध्या पहाड़ियां बोलते हैं इसको, विंध्या श्रेणी भी है, आपको मिलेगी बहुत जगह बुक में। और इसी के पास में है दूसरी नदी, सोन नदी। और आप उसी के उत्तर में देखेंगे तो आपको एक और मिलेगी पर्वत श्रेणी जिसका नाम है सतपुड़ा। और सतपुड़ा के ठीक नीचे आपको नदी मिलेगी तापी नदी। इतने क्षेत्रों को आप गौर करके देख लीजिए। और नर्मदा का जो रीजन है, वर्तमान राज्य देखोगे तो मध्य प्रदेश वाला रीजन आपको दिखाई देगा। ठीक, देख लीजिए। अब आप सभी अपने बुक में जो है इसको हाईलाइट कर लीजिए, गौर कर लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें, जो भी आपको उचित लगता है। ठीक है, आप इसको कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपका नर्मदा नदी को देख लिया कि कहां पर स्थित है नर्मदा नदी। अब कह रहे हैं कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर, यानी तट मतलब होता है किनारे पर, लोग रह रहे थे। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक, यानी कि जो लोग यहाँ, पहली बात तो आपको पता लग गया कि आरंभिक में जो मानव जीवन का अस्तित्व है उसके सबसे पहले रहने का अगर एविडेंस कहीं मिलता है तो आपका नर्मदा नदी जो है उसके जो पास पड़ोस का रीजन है, जो उसका तटीय क्षेत्र है, वो लोग वहीं रह रहे थे। ठीक, और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो कुशल संग्राहक थे, यानी कि अपनी चीजों को प्रिजर्व करके रखने में, स्टोर करके रखने में, ताकि वो लंबे समय तक चलें, इसका कुशल संग्राहक थे। अब आप इसको अपने व्यक्तिगत जीवन से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पहाड़ों में आज भी क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है हम उसको सुखाकर, आपका प्रिजर्व कर बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ही जो आपके आरंभिक मानव था या जो आरंभिक लोग थे वो भी क्या करते थे, इसमें पूरा स्किल थी, उन्हें पूरा कौशल था कि वो क्या कर सकते थे कि जो उनका खाना है, जो भोजन है, जो भी पार्ट है, उसको बहुत अच्छा सेव कर लेते थे। जो आसपास के जंगलों की संपदा से विशाल संपदा थी उससे वो परिचित थे, यानी कि वो जानते थे कि कौन सी संपदा किस तरह से खाई जाना है, कैसा उसका उपयोग है। और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल में अन्य उत्पाद पर ही संग्रह किया करते थे। यानी कि जो जंगल से उनको जड़ मिल जाएंगी खाने के लिए, कंदमूल जिसको हम बोलते हैं, फल मिल जाएंगे, और उसी पर वो आपका डिपेंड रहते थे। वे जानवरों का क्या करते थे, शिकार भी करते थे। यानी कि उनके खाने के लिए आरंभिक रूप से फल, कंदमूल, जड़, ठीक, और जंगलों में के जो भी उत्पाद थे वो, और साथ में वो जानवरों को का शिकार कर खाते थे। तो आप इतना समझ सकते हैं कि खाने वाली चीज में वो लोग क्या प्रयोग करते थे और रहने के लिए कहाँ रहते थे, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ जाएं मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, अब कह रहे हैं अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर और पश्चिम दिशा भी हमको मिली है, तो हम बड़े आसान से इसको देख सकते हैं। तो देखिए, ये उत्तर है, ये वाला पार्ट, और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम को हम लोग अगर पहाड़ियों को देखते हैं तो हमको बेसिकली ये देखिए, अब ये भारत का रीजन तो नहीं है, तो ये जो बेसिकली जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, कौन सा रीजन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये रही सुलेमान श्रेणी और ये रही किथा। ठीक, तो वर्तमान में ये भारत क्षेत्र में नहीं है, ध्यान रखना। भले ही उपमहाद्वीप का हिस्सा रही है, प्राचीन समय तक भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा सा बताना जरूरी होता है कि कहां पर है।
तो ये पूरा भारत के मैप यहाँ तक हमारा है, देखिए। और इसके बाद जो ये रीजन है ये आपका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाहर आप आपका देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, बनाना चाहे बना सकते हैं मैप में। आगे बढ़ जाएं। तो अभी तक जितना स्थान हम लोग देखे हैं, जितनी जगह आप उससे परिचित हो गए होंगे। देखिए भारत उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है, ये भारत का नहीं है, उपमहाद्वीप का। और भी क्षेत्र हमको इसमें दिखाया गया है, ठीक है, देख लिए। तो सबसे पहले मानव निवास का क्षेत्र आपको मिल गया। उसके बाद सुलेमान और किथर की जो पहाड़ियां हैं वो आपको मिल गई। क्लियर है? अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु की सहायक नदी रावी, झेलम, सतलज, व्यास, इन सभी को हमको आपका देखना है। कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिंधु नदी है कहाँ। तो अभी अभी मैप हम लोग आपका देख रहे थे, और इसी मानचित्र में आपको ढूंढना है। पहले एक बार आप लोग ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, फिर नहीं मिलेगा फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए एक बार गौर करके देखिए सभी बच्चे। देख ले मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए देख लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला जो रीजन है इस थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिए। ये रहा रीजन, और थोड़ा सा गौर करके आप इनको देख लीजिए। ये रही सिंधु नदी, सबसे पहले आप देखिए, ठीक। इसका पूरा सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा गौर करिए। सिंधु नदी के साथ आप देखिए इसकी सहायक नदी है झेलम, सबसे पहली। झेलम के बाद आती है आपका चिनाब, और चिनाब के बाद है रावी, और रावी के बाद है सतलज, और व्यास भी इसी में ऐड हो जाती है। ये देखिए, और इस तरह से निकलती हुई और सारी सहायक नदियां आपस में मिलकर फाइनली क्या होती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये सिंधु नदी अंततः अरब सागर में जाकर अपना आउटफ्लो बनाती है, यानी कि समाहित हो जाती है। किसके अंतर्गत? आपका अरब सागर में। ये नीचे पूरा अरब सागर है। तो सबसे पहले एक बार फिर वापस अगर देखना चाहें तो ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं। और इसी क्षेत्र में आप देखेंगे वर्तमान जो प्रांत है, सिंधु नदी का जो मोस्टली भाग है वो पाकिस्तान में है वर्तमान में। और पाकिस्तान का भी आपका जो सिंध प्रांत है उस सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप इसको देख सकते हैं। कुछ पार्ट हमारे पास भी है, जैसे कि आपका सतलज का पानी हमारे पास है, व्यास का पानी हमारे पास है, और रावी का भी कुछ परसेंटेज है, जबकि झेलम का और चिनाब का इतना हमारे पास नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में से ही कुछ भाग में आउटफ्लो बनाती है, मतलब वहां से बहती है, ठीक है। तो आप सिंधु की सहायक नदी और उसके नाम के रूप में झेलम, रावी, सतलज, व्यास के नाम लिख लीजिए कि सिंधु नदी की सहायक नदियां ये के हैं, 1 2 3 4 करके इस तरह से लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। देख लिया बच्चों, याद रहेगा इतना? आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या करा, सिंधु नदी के बारे में देख लिया, इनके बारे में। एक बार थोड़ा सा वापस चलते हैं सुलेमान और किथर्क में।
कि यहाँ क्या था। देखिए कह रहे हैं कि इसी क्षेत्र में कौन सा, जो आपका सुलेमान श्रेणीवाला है और जो आपका किथा की जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं में कह रहे हैं कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। यानी कि मानव अस्तित्व में आने पर 8000 साल पहले क्या हुआ था, स्त्री और पुरुष ने जो आपकी कृषि प्रारंभ की थी, वो कृषि की गई थी गेहूं और आपके जौ की फसल की। स्थान था सुलेमान और किथर पहाड़ी के जो नीचे का रीजन था। यहाँ पर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहले आप कृषि के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो आप एग्जांपल बता सकते हैं किथर और सुलेमान पहाड़ियों में सबसे पहले, और टाइम पीरियड भी बता सकते हैं कि लगभग 8000 साल पहले। देखिए बिल्कुल सर्टेन समय नहीं बता सकते हम, तो इसलिए जब भी आप देखेंगे एक शब्द आपको लगा मिलेगा, उसको बोलते हैं लगभग, अप्रोक्सीमेट, कि ऐसा हो सकता है इस समय के आसपास है। ठीक, तो पहली फसल लिख लीजिए, कहाँ मिली ये लिख लीजिए, किसने करी ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट करना चाहते हैं हाईलाइट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। कह रहे गाय हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, इन सबको पालतू बनाना शुरू किया। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी का पर्वत लगाओ। अब विंध्या में आपको बता चुका हूं, ठीक, और विंध्या के बाद हमको क्या देखना है, उत्तर जो पूर्व है इस वाले रीजन को हम लोगों को आपका देखना है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के पास का जो रीजन है ये दिखाई दे रहा है, ये रहा गारो पहाड़ियां, देख लीजिए। और गारो पहाड़ी के बाद हम लोग आपका जो विंध्या आपका पर्वत है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, देख लीजिए। मैंने आपको जब आपको नर्मदा नदी बताई थी उस समय आपको विंध्या दिखाया था। अब देखिए जाहिर सी बात है, जहां मानव आपका रहेगा तो अपने पशुपालन भी उसी के आसपास करेगा। ऐसा तो है नहीं मानव यहाँ रह रहा है, किधर, आपका नर्मदा नदी पर और सिंधु नदी पर उसके जानवर हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। जानवर भी कहाँ होंगे, जहां मानव जीवन अस्तित्व में है, जहां रह रहा है उसी के पास पड़ोस के रीजन में होंगे, क्षेत्र में होंगे। देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एविडेंस जो है बच्चों दोनों जगह के हैं, गारो पहाड़ियों के भी और विंध्या के भी। ठीक, गारो देख लिया, उत्तर पूर्व राज्य का हिस्सा है, हम जिसको आपका नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। आइए ये रहा आपका विंध्या, देख लीजिए। देखा आप लोगों ने बच्चों, क्या कह रहे हैं कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विस्तार हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो यहां क्या हुआ सबसे पहले, देखिए सुलेमान के तर्क में गेहूं जौ की खेती होती है, विंध्या और गारो में क्या होता है, सबसे पहले चावल का जो है हमको एविडेंस मिलता है। ठीक, देख लिया इतना। तो क्या उपजा रहे हैं हम, यहाँ चावल कर रहे हैं, तो चावल की खेती हो रही है। चलिए वापस पहुंचते हैं। सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी आपने लिखा, सिंधु की सहायक नदी झेलम, रावी, सतलज, बियास हैं। वर्तमान में पाकिस्तान में ज्यादा अपना आउटफ्लो मतलब बहाव बनाती हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इनकी सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सहायक नदी क्या है, तो आप कह सकते हैं
सहायक नदी वो होती हैं जिसमें आपका और नदी आकर मिल जाती हैं। जो नदी मिलती हैं उनको सहायक कहते हैं। आपने देखा होगा ये सिंधु बह रही थी, इसमें रावी, सतलज, ब्यास, ये सब नदी इसमें आपस में मिल रही थी और ये अंततः क्या कर रही थी, अरब सागर में जाकर आपका मिल रही थी। क्लियर है? ये चीज हमको इसमें गौर करके थोड़ा सा आपका देखनी थी। अब कह रहे हैं कि मानचित्र 1, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, भारत आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया की बात हो रही है, महाद्वीप का छोटा है लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी, पर्वत बांटने के कारण यह उपमहाद्वीप कहने लगे। यानी कि उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिए, दक्षिण एशिया का द्वीप में जो पार्ट है दक्षिण एशिया आपका, साउथ वेस्ट एशिया, उसका जो कुछ क्षेत्र है वो आपका द्वीपी है, छोटा द्वीप में है, लेकिन विशालता इतनी बड़ी है कि एशिया के समुद्र, पहाड़ियां तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। पेनिनसुलर इंडिया हम लोग इनको बोलते हैं। प्रायद्वीप भी होता है और क्या है, उपमहाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आपके आरंभिक नगर फले फूले थे। यानी कि शहर का सबसे पहला एविडेंस आपका सिंधु घाटी की सहायक नदियों के तट पर ही प्रारंभ हुआ है। देख लिया? चलिए, और कह रहे गंगा व उसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्रवर्तीय, यानी कि जो समुद्र के तट के रीजन है, तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास 2500 साल पहले आरंभ हुआ। आइए देखते हैं गंगा और उसकी सहायक नदी। ठीक है बच्चों, अब ये चित्र बनाइए और गंगा खुद ढूंढिए, फिर मैंने एक आगे बताऊंगा। चलिए देखिए, ये है आपकी गंगा नदी और ये है यमुना। अब इनके विषय में तो बताने की जरूरत नहीं है कि कहां से निकलती हैं, भारत के किस राज्य से निकल रही हैं, कौन सा क्षेत्र है, इससे तो आप परिचित होंगी। हमारे राज्य से निकलती है, ऑब्वियस बात है। जिला उला सब बच्चों अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बहरहाल ध्यान रखना कि यहाँ भी क्या हुए हैं, इन जो आपकी नदियां हैं, ये नदियों के तट पर जो आरंभिक नगर है, यानी कि इनिशियल में जो शहर बने हैं वो इन नदियों के तट पर ही बने हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे। प्रश्न ये है कि ऐसा क्या कारण है कि जितनी भी सभ्यता आपकी फली और फूली है, यानी कि जो बनी है, जो भी नगर गांव बने हैं, वो हमेशा नदियों के तट के पास ही क्यों थे, दूर क्यों नहीं थे? प्रारंभ की बात कर रहा हूं। वर्तमान समय में तो आप कह सकते हैं कि सर आप राजस्थान में जाके देख लीजिए, 500 किलोमीटर में भी आपको कोई आपका नहर नहीं मिलेगी। लेकिन वर्तमान में पूछा, इस समय जब स्थिति थी प्रारंभिक, गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, सोन तथा उसकी सहायक नदी का पता लगाओ। आइए गंगा देखते हैं और जो उसकी सहायक नदी है सोहन, उस सोहन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि जो गंगा के आसपास का रीजन था उस पूरे क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध बोलते थे। मगध वर्तमान में बिहार है, यानी कि बिहार का प्राचीन नाम मगध था। ठीक, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। आपने अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम सुना होगा। सब ये मगध के सम्राट थे। घनानंद के बारे में जो एक कहानी प्रचलित है वो भी मगध का ही शासक था, घनानंद और घनानंद भी। क्लियर है? ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। क्लियर है?
और कह रहे हैं कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी कि जैसा बिहार यानी कि मगध जिस तरह का शक्तिशाली राज्य था इस समय में, उस समय में भारत के और हिस्सों में भी इस तरह के कुछ आपके साथ, जैसे आप देखेंगे अंग, कौशल, वज्र, कुरु, पांचाल, इस तरह के बहुत सारे क्या थे, महाजनपद बने हुए थे। तो कुल मिलाकर 16 महाजनपद की कहानी हम लोगों को इसमें देखने की मिलेगी। उन 16 महाजनपद के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सोन और गंगा को एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो गंगा और गंगा की सहायक सोन मैं आपको पहले ही चिन्हित कर चुका हूं, देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने इस तरह से सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी नदियां थी, आपने पूरा इनको देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, एक एक करके सारी चीजों पर हमने गौर कर लिया, विचार कर लिया। तो एक बार मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस मैप को बहुत अच्छे से देखें, अपनी बुक में इसको फिल कर लीजिए और जितना पढ़ा है आप इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के दौरान कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है, कोई भी ऐसा डाउट लगता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। तो आप लोग इसका रिवीजन करके आइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।